आज जो टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल, बोर्ड लेवल, कुछ हद तक एंट्रेंस लेवल भी खत्म होता है। ऑलरेडी हम लोगों ने जब डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा था तब हम लोगों ने देखा था कि जब अगर हमें एक कर्व दिया रहता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और p अल्फा कॉमा बीटा में अगर मुझे टेंजेंट का स्लोप निकालना होता है, ये सपोज पॉइंट है p अल्फा बीटा, तो टेन थीटा निकालने का स्लोप ऑफ द टेंजेंट जिसे तुम टेन थीटा कहते थे, इसे निकालने का एक तरीका था कि dy बाय dx जिस पॉइंट में निकालना है वो पॉइंट उसमें डाल दो अल्फा कॉमा बीटा। मगर टेंजेंट तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के लिए तो तुम्हें हर समय दो चीज चाहिए। क्या? तुम्हें एक चीज चाहिए स्लोप जिसका नाम तुम एमटी बोलते हो, और एक ये पोजीशन चाहिए जो पोजीशन तुम यहाँ पे जानते हो पी अल्फा बीटा। तो अगर तुम्हें स्लोप पता चल गया, तुम्हें पी अल्फा बीटा पता चल गया, क्या तुम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी नहीं लिख सकते हो? अगर मैं तुमसे पूछूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी अल्फा बीटा लिखो, तो ये तो हम लोग ने ऑलरेडी सीखा हुआ है क्लास 11th में कि y माइनस बीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट, क्या x माइनस अल्फा। तो जैसे अगर मैं तुमसे कभी क्वेश्चन पूछूं कि फाइंड, एक लिखने का टाइम दे रहा हूं, वेट अ मिनट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू x इंटू वाई माइनस टू इज इक्वल टू 3 एट माइनस 3,1। तो समझ में आ रहा है, ये कोई भी एक कर्व है, ये एक टेंजेंट है, ये पॉइंट तुम्हें पता है -3,1। अब बोलो, तुम्हें टेंजेंट निकालने के लिए हर समय दो चीज चाहिए, एक ये लाल वाला जिसे पोजीशन कहोगे और एक ये ब्लू वाला जिसे स्लोप कहोगे। इस सम में दिया क्या हुआ है, पोजीशन या स्लोप? इस सम में पोजीशन। इस सम में पोजीशन, तो पोजीशन का मुझे चिंता नहीं है क्योंकि पोजीशन मुझे मिल गया है। तो स्लोप कैसे निकलूं? स्लोप dy बाय dx, तो इसका मतलब है इस कर्व को डिफरेंशिएट करोगे। एक कर्व अगर तुम्हें दिया हुआ है तो डिफरेंशिएट करके तुम dy बाय dx निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन में कर्व का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है x इंटू वाई माइनस टू इज इक्वल टू 3। वी वांट व्हाट? वी वांट dy बाय dx। तो वी वांट dy बाय dx के लिए क्या करोगे? तब उसके लिए तुम बोलोगे सर डिफरेंशिएट कीजिए वन को। अगर आप वन को डिफरेंशिएट करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू वाई माइनस टू प्लस x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन dy बाय dx इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज x इंटू कितना, dy बाय dx इज इक्वल टू 2 माइनस वाई। तो दिस इंप्लाइज क्या, dy बाय dx इज इक्वल टू क्या, 2 माइनस वाई बाय x। ये स्लोप नहीं है, ये स्लोप का एक्सप्रेशन है, स्लोप तो ये पॉइंट से निकलेगा। तो इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p -3,1 जिसे मैं mt का नाम देता हूं, वो क्या होगा, dy बाय dx एट कहां पे, -3,1। तो ये क्या, 2 माइनस वाई के बदले 1 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल टू कितना, -1/3। तो अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट और पोजीशन अगर तुम्हें पता ही है, पोजीशन क्या है, पी का वैल्यू -3,1, तो क्या इससे मुझे नहीं बोल पाओगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसा दिखेगा? y -1 इक्वल टू -1/3, क्या x प्लस। खेला खत्म हो गया। किसी को कहीं भी डाउट है तो प्लीज बोलोगे, क्योंकि ये रिलेटिवली आसान टॉपिक है, बोर्ड लेवल और एंट्रेंस दोनों लेवल में। कहीं भी डाउट है तो बोलोगे, टाइम दे रहा हूँ 1.5 मिनट का, लिखना है तो लिखो, ज्यादा टाइम चाहिएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा।
आगे चल, ये बोलोगे, सुनने में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। बोलोगे? हो गया सर। बोलो। चलो, प्रॉब्लम बाकी था सर। तो बोल दे, लिख बाकी। आगे चलूं? यस सर। यस सर। चलो, the curve 3y square is equal to 2ax square plus 6b passes through the point P3 comma minus 1 and gradient of the curve at P is minus 1. Find A and B. लिखना है तो लिखो। आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। The curve passes through the point इतना। तो देखो यहाँ पे दो चीज है। हाँ, ये कर्व है और ये कर्व इस पॉइंट से पास कर रहा है। ये तो अंग्रेजी हुआ, ये तो अंग्रेजी हुआ। इसका डायग्राम ये है कि ये कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू 3y स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 6b और ये पॉइंट से पास कर रहा है। ये तो डायग्राम होगा। इसका मैथमेटिक्स क्या होगा कि ये पॉइंट जो होगा वो इसे क्या करेगा? सेटिस्फाई। इसे मैं डिफॉल्ट कंडीशन कहता हूं, ठीक है? मतलब जैसे तुम एक पॉइंट लोगे जो कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब वो उसे सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे एक कंडीशन तो मिल गया। क्या कंडीशन? नंबर 1 कि क्वेश्चन कह रहा है कि P3 कॉमा माइनस 1 लाइज ऑन, ये तो अंग्रेजी है। इसका मैथमेटिक्स क्या होगा? 2ax स्क्वायर प्लस 6b। तो इसका मतलब 3 इंटू वाई के बदले -1 का होल स्क्वायर ट्वाइस एक्स के बदले 3 स्क्वायर प्लस 6b। इसका मतलब 3 इज इक्वल टू 18a प्लस 6b। ये पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन कहां से आएगा? ये ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है। ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है। तो स्लोप का ऑफ द कर्व दिया हुआ है P में कितना? -1। अगर स्लोप ऑफ द कर्व P में -1 दिया हुआ है तो स्लोप निकालते कैसे थे? कोई बोलेगा? कंडीशन 2
हाउ टू फाइंड स्लोप। तो स्लोप जैसे तुम्हारे दिमाग में आता है तो उससे तुम्हारे दिमाग में आएगा कि स्लोप का मतलब है dy/dx निकालो, नहीं क्या? हाँ सर। दिमाग में आएगा। तो वो आने के लिए अब कर्व का इक्वेशन तुम्हें मालूम है 3y², यहां से तो स्लोप नहीं निकलेगा, एक स्टेप करना होगा कि तुम्हें इसे डिफरेंशिएट करना होगा। तो अगर तुम डिफरेंशिएट 3 to the 6y into dy/dx is equal to 2 to the 4ax, therefore dy/dx is equal to twice ax divided by thrice y। ये स्लोप नहीं है, ये स्लोप का एक्सप्रेशन है। जब तुम स्लोप निकालोगे एट पी, स्लोप एट पी अगर मैं पूछता हूं तो वो क्या होगा, पी का वैल्यू जब दोगे तो पी का वैल्यू कितना है 3, -1। तो ये स्लोप ऑफ टी क्या होगा dy/dx एट कहां पे, और इसलिए इसका वैल्यू कितना होगा, ये -1 है। तो ये वाला वैल्यू अगर मैं इसमें डाल दूं तो ये कैसा दिखेगा, 2a into 3 divided by 3 into -1 is equal to -1। इसका मतलब a का वैल्यू हाफ, b निकालना है, छोड़ दूं ना, हाँ सर। इस वाले में डाल देना, तो इससे किसका वैल्यू निकल जाएगा बोलो, b का। तो 1 implies तो b, वो तो तुम्हारा काम है निकालना। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे, कहीं डाउट है तो। आगे चलूं? सर। हाँ बोल। सर वो जो स्लोप का एक्सप्रेशन है सर, वो कर्व का कोई भी पॉइंट के लिए होगा ना सर? हाँ, एक्सप्रेशन तो किसी भी पॉइंट के होगा, वो तुम्हें बस वो वैल्यू डाल देना होगा। हाँ ओके सर। वो तो किसी के लिए भी, मतलब हर की कोई भी पॉइंट का वैल्यू तुम डालोगे उससे आ जाएगा। ठीक है सर। ओके सर। चलो आगे चल रहा हूं। अगर दो लाइन पैरेलल होता है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, तब मेरे पास दोनों का स्लोप सेम होता है। अगर दो लाइंस आर परपेंडिकुलर, तब कंडीशन क्या था, m1 m2 का वैल्यू -1। मगर और एक कंडीशन था, ध्यान से देखो, वो कंडीशन था कि क्या पता एक लाइन x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल हो, तब m1 m2 -1 नहीं होता है, क्योंकि स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या था, स्लोप ऑफ x एक्सिस वो अपने आप से तो कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है, तो tan 0, तो इसलिए m का वैल्यू 0 हो सकता है। और स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या था,
tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड नहीं लिखूंगा, हाँ tan 90 को मैं 1/0 लिखूंगा। तो अगर मुझे कभी ऐसा मिलता है कि एक स्लोप 0 मिल जाता है, एक स्लोप 1/0 मिल जाता है, तब भी मैं बोलूंगा these lines are perpendicular। ठीक है, अगर y इक्वल टू mx प्लस c दिया रहता है तब तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो इसका स्लोप क्या होगा। M. और अगर ax प्लस by प्लस c दिया है तो क्या इसे उस फॉर्म में लेके जा सकते हो, ऊपर वाले फॉर्म में, -a/b। माइनस a/bx माइनस c/b, और ये तो इसलिए इसका स्लोप -a/b, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय क्या, कोफिशिएंट ऑफ y। इसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे निकलूं? यस सर। ठीक है। हो गया सर। दिख रहा है? हाँ सर। चलो आगे चल रहा हूँ, ठीक है, उतना तो लिख ही लिया होगा। और एक चीज लिखो, वही एग्जैक्टली जो मैंने अभी बताया था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और तुम एक पॉइंट p अल्फा कॉमा बीटा ले लेते हो, तो बाय डिफॉल्ट क्या कंडीशन आता है? अगर तुम बोलते हो कि सपोज p अल्फा बीटा लाइज ऑन कर्व, इसका मतलब ये इसे क्या करेगा, इसका मतलब क्या लिख सकते हो, बीटा इज इक्वल टू क्या, एफ ऑफ अल्फा। दोबारा लिखो क्योंकि ये डिफॉल्ट कंडीशन बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन, डिफॉल्ट कंडीशन, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। Problem. Find the point on the curve
y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 at which the tangent has the equation y is equal to x minus 11. Solution. फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, ये कर्व है, तुम्हें वो पॉइंट निकालने के लिए बोल रहा है अल्फा कॉमा बीटा, जहां पे तुम्हें टेंजेंट का इक्वेशन इन लोगों ने दिया हुआ है, क्या y इज इक्वल टू x माइनस 11। इसका मतलब है तुम्हें क्या मालूम है, पॉइंट या स्लोप? स्लोप तुम्हें स्लोप पता है, कितना? 1 1। तो खेला ही खत्म हो गया। मैं मान के चलता हूं कि लेट p अल्फा बीटा बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। अगर ये रिक्वायर्ड पॉइंट होगा तो कर्व क्या दिया होगा? कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। अगर डिफ्रेंशिएट करूं तो dy बाय dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11। तो इसका मतलब dy बाय dx एट अल्फा बीटा, जो मेरे लिए स्लोप mt होगा, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1। तो अगर मैं ये पुटअप कर दूं इस वाले में, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 11। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 12 4। तो अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अल्फा तो निकल गया, बीटा कहां से निकले, कोई बोलेगा? कोई एक कंडीशन बीटा इक्वल टू पी ऊपर वो डिफॉल्ट। एफ अल्फा इक्वल्स टू बीटा। तो डिफॉल्ट कंडीशन मुझे क्या मालूम है, क्योंकि मैंने लिया है कि पी अल्फा बीटा कहां पे लाई कर रहा है, लाइज ऑन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। तो इससे क्या बोल सकते हो, बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब माइनस 11 अल्फा प्लस 5। तो इसका मतलब है कि अगर अल्फा का वैल्यू 2 लोगे तो बीटा 2 टू जा 4 टू जा 8 माइनस 22 प्लस 5 13 माइनस 22 तो माइनस 9। और अगर अल्फा माइनस 2 लेते हो तो बीटा तुम्हारे पास 19 आ जाता है। तो हैंस पॉइंट्स क्या क्या मिले, एक पॉइंट मिला 2 कामा माइनस 9 और एक पॉइंट क्या मिला क्यूब माइनस। तुम बोलोगे सर 2 पॉइंट मिला, आपने तो एक ही दिखाया। दिस इज नॉट द रियल डायग्राम, दिस इज नॉट द रियल डायग्राम। अगर 2 मिल रहा है इसका मतलब है कि कर्व हो सकता है ऐसा हो, और तुम्हारा ये टेंजेंट तुम ड्रॉ कर रहे हो। आप देखो y इज इक्वल टू, अब रियल डायग्राम अब मैं बना दे रहा हूँ, तो मुझे 2 पॉइंट नहीं मिलेगा, p और q ये दोनों सेम। तो एक टेंजेंट, इससे और एक चीज पता चल रहा है, एक लाइन एक कर्व के ऊपर एक ही पॉइंट में टेंजेंट नहीं, 2 अलग अलग पॉइंट में भी टेंजेंट हो सकता है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। कहीं भी डाउट है पूछोगे मुझसे, क्योंकि बड़ा बेसिक टॉपिक है। एल्गोरिथम्स हैं, अच्छे अच्छे एल्गोरिथम्स हैं, लगाते रहेंगे, चीजों को देखते रहेंगे, धीरे धीरे देखेंगे कि हम लोग भी चीजों को सीख रहे हैं। और 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिखना है तो लिख।
आगे चलूं? Yes, sir. Yes, sir. चलो। अब पॉइंट नहीं, अब इक्वेशन निकालना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x square plus 3y equal to 3, which is parallel to tangent the line y minus 4x plus 5 equal to 0. सम लिख लो इसको, 15 सेकंड दे रहा हूँ। आगे चलूं? Yes, sir. हाँ सर। सॉल्यूशन, तुम्हें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व निकालना है जो इस लाइन के पैरेलल है। तो ये लाइन के पैरेलल सपोज ये टेंजेंट है, तो ये पॉइंट को ले लेता हूँ अल्फा कॉमा बीटा। तो टेंजेंट का तुम क्या जानते हो अभी? पॉइंट, पोजीशन या स्लोप? मतलब मालूम क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू किसका मालूम है? स्लोप का। क्योंकि तुम्हें मालूम है कि लाइन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है y इक्वल टू 4x माइनस 5, और तुम्हें स्लोप ऑफ लाइन पता है, स्लोप ऑफ लाइन जो है वो 4 है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी क्या होगा? क्योंकि क्वेश्चन कुछ कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पैरेलल है वो। स्लोप ऑफ टेंजेंट भी क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट mt, ये भी 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू क्या है? लाइन है। नाउ अब स्लोप निकालने के लिए तो dy बाय dx निकालना होगा। उसके लिए कर्व क्या है? कर्व का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं तो ट्वाइस एक्स प्लस 3 इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो dy बाय dx निकला वो माइनस ट्वाइस एक्स बाय 3 निकला। तो स्लोप एट p, तो स्लोप एट p अगर मुझसे कोई पूछेगा mt, तो वो हो जाएगा dy बाय dx एट अल्फा कॉमा बीटा, और ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस अल्फा बाय 3। और इसका वैल्यू कुछ दिया हुआ है इज इक्वल टू, तुम्हें मालूम है स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना दिया हुआ है? 4। यहाँ नंबर 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे सबका नंबर ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, इसे 3 ले लेते हैं, तो ये फ्रॉम 1 हो जाएगा। तो इससे अल्फा का वैल्यू आ गया -6। अब बीटा कहाँ से आए? नाउ फिर से वही वाली बात कि अल्फा बीटा कहाँ पे लाई कर रहा है? लाइज ऑन, क्योंकि कर्व में लाई कर रहा है तो इसलिए इसके लिए क्या कंडीशन आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 28 बीटा इज इक्वल टू 3। तो फिर यहाँ से बीटा का वैल्यू निकाल लो, -11 आ गया। तो अगर तुम्हें अल्फा और बीटा पता ही चल गया तो तुम्हें पोजीशन पता चला। हाँ, पोजीशन पी तुम्हें पता चला कितना? -6, स्लोप तो तुम्हें ऑलरेडी पता ही है 4 फ्रॉम 1। तो अगर तुम्हें पोजीशन और स्लोप पता है तो क्या तुम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं लिख सकते हो? तुम भी बोलोगे सर क्या चैप्टर है ये? सही बात है, बड़ा आसान चैप्टर है। टीबीएस सबमिट कर देना, ठीक है? लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। कहीं डाउट है तो पूछो। क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा, तब भी क्वेश्चन दिखा रहा हूं ताकि क्वेश्चन पढ़ पाओगे।
आगे चलूं? वो नीचे बाकी है, गलत तरीका, सॉरी, 1 मिनट, टाइमर नहीं देने से यही प्रॉब्लम। आगे चलूं? हाँ सर। यस सर। चलो, अब तुमसे पूछा चाहता है कभी कभी टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट, बाहर का एक पॉइंट दिया रहेगा और उससे टेंजेंट पूछेगा। प्लीज टीबीएस को सबमिट करोगे? हाँ प्लीज, मैं फिर से कह रहा हूँ, पॉइंट रिकॉर्डिंग देखते हो, लाइव क्लास करते हो, जो भी करते हो, और ये पॉइंट तुम्हारे पास पी अल्फा बीटा है। तो ये अगर तुम्हें दिया रहेगा तो ए किसे सेटिस्फाई करेगा? एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कर्व को या टेंजेंट के इक्वेशन को? टेंजेंट ए कहाँ पे लाई कर रहा है? हम देख रहे हैं कि ये लाइज ऑन टेंजेंट है, तो खेला खत्म हो गया ना। लाइज ऑन टेंजेंट का तो मतलब समझ में आ गया क्या? इट सेटिस्फाइज क्या? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यही इसका एल्गोरिथम है, खत्म, ये सम खत्म। तुम बोलोगे नहीं मानते हैं, क्यों नहीं मानते हो? ठीक है, एक सम लिखता हूं, फाइंड coordinate of point on the curve the tangents at which passes through origin। लिख लो तो इसको एक बार। चलूं आगे? हाँ सर। तो इसी कोई रुक रहा है मेरे ख्याल में, कुछ देर के लिए रुक जाओ। हो गया। Find coordinate of the point on the curve tangent at which passes through origin। सॉल्यूशन, कर्व क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 4। अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं 1 को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझ में आ रहा है? एक टेंजेंट है, तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तुम्हें वो पॉइंट पी निकालना है अल्फा कॉमा बीटा, सच दैट वो एक पॉइंट से पास करे, ओरिजिन से पास कर रहा है। तो मेरा मेन एम है कि पहले मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो निकालूं, पहले मैं क्योंकि मैं जानता हूं कि ओरिजिन जो है वो किसे सेटिस्फाई करेगा, ओरिजिन जो है वो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को। मगर ये चीज जो इतना लाइट लिखा जा रहा है, उससे पूरा डार्क तो किया जाए, मतलब पहले निकाला तो जाए वो जो चीज मेरे अभी दिमाग में। तो उसके लिए पहले मैं 1 को डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो ये मुझे मिला 2x प्लस 3। अब अगर ये टेंजेंट है तो ये टेंजेंट तो p में है, इसलिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल लेता हूं, तो ये तो dy बाय dx एट अल्फा कॉमा बीटा निकल रहा है टेंजेंट का स्लोप, तो ये 2 अल्फा प्लस 3।
तो अगर तुम्हें पॉइंट पी पता ही है अल्फा कॉमा बीटा, अगर ये दो चीज पता ही है तुम्हें, तब तो तुम्हें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी पता है ना रे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी अल्फा कॉमा बीटा, तो ये हो जाएगा y माइनस बीटा इज इक्वल टू एम ऑफ टी ऑफ x माइनस अल्फा, मतलब y माइनस बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस अल्फा। अब क्या ये कहीं से पास कर रहा है? क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? हाँ, ओरिजिन से। तो इसका मतलब 0,0 जो है वो लाइज ऑन 1 है, तो ये तो अंग्रेजी हुआ है, इसका मतलब सेटिस्फाइज 1 है। और अगर ये 1 को सेटिस्फाई करता है तो ये तुम्हारे पास होगा 0 माइनस बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा प्लस 3 इंटू 0 माइनस अल्फा, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, तो बीटा इज इक्वल टू, वो तो कैंसिल दिमाग में करो वरना वो प्लस लग रहा है, तो दिस इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा स्क्वायर प्लस थ्राइस अल्फा। क्या और एक कंडीशन आएगा? हाँ, डिफॉल्ट कंडीशन। क्या? तुमने पी अल्फा बीटा लिया है, कहाँ पे लिया है पी अल्फा बीटा? तुमने पी अल्फा बीटा इस कर्व में लिया है, तो इसका मतलब है कि तुम बोलोगे सर कितने बार बोलोगे एक चीज, पी अल्फा बीटा जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? लाइज ऑन कर्व का इक्वेशन था क्या था रे? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 4। तो 2 and 3 से क्या बोल सकते हो? फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 बोल सकते हो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 4, 3 कैंसिल हो गया, अल्फा इस साइड आ गया, अल्फा प्लस माइनस 2। अब एक बार अल्फा पता चल गया तो बीटा कहाँ से पता चलेगा? तुम भी बोलोगे सर फिर से आप वही बात बोल रहे हो, ये तो रहा 3 से तो पता ही है बीटा का वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस थ्राइस अल्फा प्लस 4 है, इसलिए अगर अल्फा का वैल्यू 2 डालोगे तो बीटा का वैल्यू 14 आएगा, और अगर अल्फा का वैल्यू -2 डालोगे तो बीटा का वैल्यू 2 आएगा। तो पॉइंट क्या क्या हो गया? एक 2,14 और एक क्या -2,2, ए और बी। तो प्रैक्टिकली हो क्या रहा है सर? प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा है, जो इक्वेशन दिया है वो पैराबोला का एक ओरिजिन है। तो हम जानते हैं जब हम ओरिजिन से खींचते हैं तो एक्चुअली में, ठीक है, मैं थोड़ा, पैराबोला एक्चुअली में ऐसा दिखता नहीं है इसलिए, ठीक है, सपोज ये तरीका, ये पैराबोला है और यहाँ पे ओरिजिन है सपोज, तो यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से तुम दो टेंजेंट खींच सकते हो, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो यही हो रहा है, एक तुम्हें 2,14 में मिल रहा है और एक कहाँ मिल रहा है? -2,2। ओरिजिनली ये काम हो रहा है। तो अब कभी एरिया भी निकालने बोल देता है तो निकाल सकते हो, ठीक है। किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो बोलोगे। ऊपर वाला तो लिख ही लिया होगा, ये लिखना शुरू करो। लंबा सम था, 1.5 मिनट का टाइम दूंगा, बोलोगे तो ऊपर सरकाते हुए लेके निकल जाऊंगा। एक मिनट में होगा नहीं, और 1 मिनट दे देता हूँ।
आगे चलूं? हाँ सर। थोड़ा रुकिए। बोल देना, हाँ रुकने बोले तो बस बोल देना। हो गया सर। हो जाए, हाँ चलो चलो। तो अभी जो तुमने खेला देखा ये टेंजेंट का देखा। अब तुम जो खेला देखोगे वो नॉर्मल का देखोगे। तो नॉर्मल होता क्या चीज है? अगर एक कर्व दिया हुआ है तो ये जो ब्लू वाला लाइन तुम खींचते हो, ये ब्लू वाला लाइन पी में, इसे तुम टेंजेंट कहते हो, एम ऑफ टी, और इसे तुम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हो। इसी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में अगर मैं एक रेड वाला लाइन खींच दूं इसी पी से, जो ये परपेंडिकुलर हो जाए इसके ऊपर, तब तुम इसे नॉर्मल कहोगे, और तब यही पॉइंट पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी कहलाता है। मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी सेम पॉइंट है। जब नॉर्मल खींचा जाता है तो उसे पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी कहा जाता है, और अगर टेंजेंट खींचा जाता है तो टेंजेंट वाला एडजेक्टिव लग जाता है। तो अगर ये 90 डिग्री है और तुम स्लोप ऑफ द, अगर तुम स्लोप ऑफ द टेंजेंट जानते हो तो क्या तुम स्लोप ऑफ द नॉर्मल मुझे बोल पाओगे? हाँ, माइनस minus वन 1 बाय by slope of tangent. स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो इसलिए तुम जानते हो कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो तुम लिखते थे वो लिखते थे dy बाय dx एट अल्फा बीटा। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या लिखोगे? इसका नेगेटिव, तो माइनस dx बाय dy बाय क्या? अल्फा बीटा। या नॉर्मली माइन, बात तो बराबर है, रेसिप्रोकल कर दो। नॉर्मली हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं, अल्फा बीटा। तो अगर तुम्हें स्लोप मिल गया तो क्या तुम इसका इक्वेशन अब बोल पाओगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तब कैसा दिखेगा? हाँ, अरे नॉर्मल का इक्वेशन का मतलब क्या है? तुम्हें तो वही निकालना है ना, पॉइंट। तुम्हें इसका पॉइंट पता है, इसका स्लोप पता चल गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, कैसा दिखेगा? y माइनस बीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या? x माइनस अल्फा। और वही अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछता तो तुम बोलोगे सर क्यों बोर कर रहे हो, वो तो आपने लिखवा ही दिया है। नहीं, लिखवा देता हूँ, क्या जाता है, y माइनस बीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट x माइनस बीटा। और रिलेशन क्या है? स्लोप ऑफ द नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू क्या होगा? -1। किसी को लिखना है तो लिख लो, ये मैं 1.5 मिनट का टाइम देता हूं, मैं आ रहा हूं, तब तक ये लिख लो।
आगे चलूं, इतना तो लिख लिया होगा, चलो। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू y is equal to minus 5x square plus 6x plus 7 at 1/2 comma 35/4। सॉल्यूशन। देखो यार, नॉर्मल का इक्वेशन निकालने बोल रहा है, जरूरी नहीं मैं नॉर्मली निकालूं, मैं टेंजेंट का स्लोप निकाल के भी कर सकता हूँ, रेसिप्रोकल कर दूंगा मतलब। तो ये टेंजेंट है, कर्व का इक्वेशन मुझे मालूम है, बड़ा बेसिक सम है ये, y इक्वल टू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं dy बाय dx तो क्या मिलेगा, माइनस 10x प्लस 6। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो निकाल लोगे ना, dy बाय dx एट जो पॉइंट है क्या 1/2 कॉमा जो पॉइंट दिया हुआ है वहां पे 35/4, क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस 6 1। तो अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट तुम्हें 1 मिल गया तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1। और पॉइंट तो तुम्हें मालूम ही है, पोजीशन तो P है। तो अगर तुम्हें ये दो चीज पता है तो इससे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तुम बोल सकते हो कैसा दिखेगा, y minus 35/4 is equal to -1 of x minus हाफ। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख दो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलूं, हाँ सर। यस सर। Yes, sir. प्रॉब्लम। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y is equal to x cube plus twice x plus 6 which are parallel to line 14y plus x plus 4 equal to 0। सॉल्यूशन। सम लिखना है तो लिख लो। चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच आर पैरेलल टू द, इतना। तो लाइन का इक्वेशन क्या है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा है, तुम्हें एक कर्व है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है जो इस लाइन के पैरेलल है, जिसका इक्वेशन दिया हुआ है 14y। तो क्या दिया हुआ है, मतलब दोनों का स्लोप तुम्हें दिया हुआ है, और ये पॉइंट अल्फा बीटा ले लेता हूं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो है तुम्हारे पास 14y प्लस x प्लस 4, मतलब y इज इक्वल टू -1/14x माइनस 4/14। तो स्लोप ऑफ लाइन तुम्हारे पास हो गया m of l -1/14।
तो इससे किसका स्लोप निकल जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? 14. नहीं, नॉर्मल तो -1/14 नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल जो होगा वो पैरेलल टू लाइन है। मगर अब मैं नॉर्मल से टेंजेंट में चेंज कर दूंगा, तो अगर नॉर्मल का ये स्लोप है तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा? 14. अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब क्या था? dy/dx एट कौन सा पॉइंट? अल्फा बीटा। अब साइड में वो चीज निकाल के देख लो ना, बार बार उतना भरा महाभारत लिखने का क्या जरूरत है, ऐसे भी तो कर सकते हो। तो dy/dx कितना निकला? 3x² + 2, तो पुट अप कर दो, तो 3 α² + 2 = 14। तो अल्फा आ गया +-2। अब बीटा के लिए तो फिर से तुम बोलोगे ज्यादा नहीं पूछूंगा, बोर हो जाओगे। P अल्फा बीटा लाइज ऑन कर्व। अगर ये कर्व के ऊपर लाई करता है +6, तो तुम्हारे पास बीटा आ जाएगा α³ ट्वाइस अल्फा +6। अल्फा का तो वैल्यू तुम्हें पता ही है, तो अगर अल्फा 2 है तो बीटा का वैल्यू इसमें पुट अप कर देना, ठीक है। बीटा का वैल्यू 18 है। अब नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, तो ये केस नंबर 1, हाँ पहला केस। तो पॉइंट तुम्हें पता चल गया 2,18, और स्लोप ऑफ द नॉर्मल अब निकालने का जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी तुम जानते हो कितना है, वो -1/14. ऑलरेडी हम जानते हैं, वो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं स्लोप ऑफ द नॉर्मल -1/14। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा तब? y - 18 y = -1/14. 1/14 x - 2। मगर ये पहला केस था, क्योंकि अल्फा का तो 2 वैल्यू है ना, अरे अल्फा का तो मुझे 2 वैल्यू मिला है ना, तो दोनों ही निकालना होगा। तो अब सेकंड वाला निकाल के देखता हूँ। तो सेकंड वाला अगर निकालूं, अल्फा का वैल्यू -2, तो बीटा का वैल्यू क्या? बीटा का वैल्यू -6, और स्लोप mn तो दिया ही है कितना, -1/14, और p कितना दिया हुआ है -2 2, -6। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसा दिखेगा? y + 6 = -1/14 x + 2। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। सम तो लिख लिया होगा, तब भी चलो सम डेट दिखाता हूँ तो कुछ देर के लिए। 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, या 2 मिनट का ही दे रहा हूँ, आराम से लिखो। सर हाँ बोल। सर ये सब सम्स बोर्ड में मार्क्स कितना का आएगा सर? देखो ये 4 मार्क्स का सम बनेगा। 4 मार्क्स, ये 5 में भी आ सकता है, कहना मुश्किल है। हाँ ठीक है सर। मैं नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को एक सम कराऊंगा। एक बार बोर्ड में आया था, ऑब्जेक्टिव में भी आया था, और सेम सम उन लोगों ने 6 मार्क्स में भी पूछा था। वो मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा तुम लोग को, ठीक है। वो दिखाने से मेरे लिए थोड़ा बेटर हो जाएगा, तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ। आगे चलूं? हाँ सर। यस सर। कभी कभी पैरामेट्रिक फॉर्म रहेगा, पैरामेट्रिक फॉर्म रहेगा। मतलब जैसे तुमसे पूछेगा फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू x = a cos थीटा, y = b sin थीटा,
at theta is equal to pi by 4. तो ये कर्व का इक्वेशन है, ये एक इलिप्स का इक्वेशन है जिसे इन लोगों ने पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। मगर प्रॉब्लम ये है, छोटा सा प्रॉब्लम है कि पॉइंट नहीं देके पैरामीटर का वैल्यू दे दिया है। तो अगर तुम्हें ये पैरामीटर का वैल्यू पता है तो क्या तुम यहाँ पे पुटअप करके पॉइंट नहीं निकाल सकते हो? तब मतलब थीटा पाई बाय 4 में पूछ रहा है ना, तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा तब? तो रिक्वायर्ड पॉइंट के लिए क्या, पुट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 इन गिवन इक्वेशन। तो अगर पुटअप करोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, cos पाई बाय 4, a cos पाई बाय 4 मतलब a बाय रूट 2, y का वैल्यू क्या, b बाय रूट 2। तो इससे तुम्हें पॉइंट पता चल गया क्या, a बाय रूट 2 b बाय रूट 2। क्या ये समझ में आया? क्योंकि बाकी सब तो मीनिंगलेस है। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. अब तुम्हें स्लोप अगर निकालने बोल रहा है तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट तुम डायरेक्टली तो dy बाय dx नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि ये दोनों किसके टर्म में, थीटा के टर्म में है। इसलिए dy बाय d थीटा बाय dx बाय d थीटा निकाल लो। अब dy बाय d थीटा अगर इसे करोगे, इस वाले को अगर तुम dy बाय d थीटा करोगे तो ये b cos थीटा आ जाएगा और नीचे वाला माइनस a sin थीटा आ जाएगा, मतलब माइनस b बाय cot थीटा आ जाएगा। ये टेंजेंट का एक्सप्रेशन है, इसलिए मैं इसे एमटी को हटा देता हूँ, इसलिए ये टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट ये है जब तुम थीटा का वैल्यू डालोगे, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। अगर इस वाले में डालोगे तब इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस बी बाय कॉट पाई बाय 4, जिसका वैल्यू हो गया माइनस बी बाय, मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट तुम्हारे पास हो गया माइनस बी बाय, पॉइंट तुम्हारा हो गया a बाय रूट 2 और b बाय रूट 2। तो इससे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसा दिखेगा तब? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट और स्लोप अगर तुम्हें पता ही चल गया तो y माइनस बी बाय रूट 2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट माइनस b बाय a है, x माइनस a बाय रूट 2। खेला खत्म। किसी को लिखने का मन है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। टाइमर देना भूल गया था, दे देता हूँ। चलूं आगे? हाँ सर। तो चलो, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका डेफिनेशन ये है, बिटवीन टू कर्व्स the angle of intersection of two curves is defined as the angle between the tangents to the two curves at their
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब दो कर्व दिया हुआ है, ये उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में तुम दोनों कर्व के ऊपर टेंजेंट खींच सकते हो आराम से dy बाय dx से। उनके बीच का जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। तो अगर तुम्हें दो स्लोप मिल गया m1 m2, तो मेरे ख्याल में हम लोग ने क्लास 11 में एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस निकालना सीखा था, tan थीटा का वैल्यू वो था मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 plus m1 m2। m1 m2। तो ऐसे सम में क्या है ना कि ऐसे सम में एक एल्गोरिथम है और ये एल्गोरिथम फॉलो 99% टाइम होता है, 99% टाइम, 1% टाइम नहीं होता है। फर्स्ट तुम्हें क्या फाइंड करना होगा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा बीटा। फर्स्ट फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय सॉल्विंग टू कर्व। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक बार निकाल लो, उसके बाद एक बार अगर P निकल गया तो M1 M2 निकल जाएगा। देन फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट्स, दो टेंजेंट होगा, दो कर्व है, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स एट M1 एंड एट P। एक बार जब तुमने ये निकाल लिया अल्फा बीटा, तो उसके बाद तुम ये यूज कर लो, tan थीटा इज इक्वल टू क्या, मॉड ऑफ क्या, m1 माइनस m2 बाय क्या, 1 प्लस m1 m2। इसमें कुछ केसेस होते हैं, इसमें और दो केस भी आते हैं। क्या, अगर थीटा 0 हो गया तो क्या बोलोगे, अगर थीटा 0 हो गया इसका मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, तभी होगा ना, इसका मतलब बोलोगे कर्व्स टच ईच अदर। सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ सर। और अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो तब तुम्हारे पास आएगा m1 m2 माइनस 1 या 0 और 1 बाय 0, और तब तुम कहोगे कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। ये तो नाम डेफिनेशन याद रखो, ऑर्थोगोनल। यहां तक लिखना है तो लिख लो, फिर समझ कराऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, थ्योरेटिकल सम है, लिखो। सम नहीं है सभी, जो भी। सर तो नीचे ले जाइए। सर थोड़ा नीचे लेते जाइए। ओके सर। चलो रुको, चलो आगे चलूं? तो रुकिए। रुकिए, ठीक है, तो रुकिए, तो रुकिए, बोल देना। बोल देना रे।
हो गया सर। आगे चलूं? हाँ सर। चलो, यस सर। तो अब मैं तुमसे जैसे पूछूं प्रॉब्लम, प्रूव दैट द कर्व्स x square minus y square equal to 16 and xy equal to 25 cut each other at right angle. सॉल्यूशन। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या निकालोगे? Point of intersection. Point of intersection. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, ये पहला कर्व है। दूसरा कर्व है y इक्वल टू 25 बाय x नंबर 2। ये पॉइंट अगर मैं यहाँ पे डाल दूं तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाय x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसका मतलब x टू द पावर 4 माइनस 16x स्क्वायर माइनस 625 इज इक्वल टू 0। क्या ब्रेकआउट करना आसान है? ध्यान से देखो, क्या ब्रेकआउट करना आसान है 625 को इस टाइप से? मुझे तो नहीं लग रहा है, नहीं क्या? Yes. 25 इंटू 25 को कैसा ब्रेक करोगे कि 16 मिलेगा? क्योंकि अगर 5 निकाल लोगे तब तो ये 5 इंटू कितना हो जाएगा, 125. 125। कहाँ पे? तो मैंने तुम लोग को क्या बोला था, 99% टाइम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है सर, रिमेनिंग 1% टाइम में इसका जरूरत नहीं है। तो सर क्या करेंगे? कुछ नहीं, मान के चलो मान के चलो लेट पी अल्फा कॉमा बीटा बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 को अगर डिफ्रेंशिएट करोगे क्या मिलेगा, ट्वाइस एक्स माइनस ट्वाइस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला, X by एक्स y. बाय वाई। तो m1 जो हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अल्फा बीटा, क्या होगा, Alpha by beta. अल्फा बाय बीटा। सेकंड वाला कर्व क्या है, एक्स वाई इक्वल टू 25, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू 1 इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या, Minus y by x. माइनस 1 बाय एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा क्या हो गया, Minus खुश हो beta by जाएगा। alpha. अरे ध्यान से देखना रे, ये अल्फा बाय बीटा, ये माइनस बीटा बाय अल्फा है, सॉल्व करके कोई फायदा था क्या? m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या हो रहा है, -1। तो हेंस क्या दे इंटरसेक्ट है। मगर मैं फिर से कह रहा हूं ये केवल 1% केस में होता है, बाकी सब में सॉल्व करना पड़ेगा। तुम और एक काम कर सकते हो कि, मगर नॉर्मली ये काम किया नहीं जाता है, बोर्ड लेवल में मार्क्स कट जाएगा। हम लोग एंट्रेंस में ये काम करते हैं कि पहले अल्फा बीटा लेके देख लेते हैं क्या होता है, अगर अल्फा बीटा रह गया तो सॉल्व करते हैं, वरना सॉल्व नहीं करते हैं। मगर बोर्ड लेवल में वो काम नहीं करोगे, ये बोर्ड लेवल का ही मगर समय है। हाँ ठीक है, तो इसीलिए किसी को लिखना है तो लिख लो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला भी लिख के काट सकते हो, क्योंकि ये अपने में एक एल्गोरिथम हो जाता है, समझ में आ रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नॉट सो नाइस, इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए हमने डायरेक्ट कर दिया।
लिख लिया, लिख लो लिख लो। आगे चलूं? हाँ सर। चलो 1% टाइम नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है? वरना अभी तुम देखोगे मैं क्या करूंगा। फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन y square equal to 4x and x square equal to 4y। तो इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। कर्व 1 क्या है? कर्व 1 है y square equal to 4x। अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो, क्योंकि अब तो मुझे मालूम ही है कि निकालना ही है, तो मैं डिफरेंशिएट ही पहले कर देता हूं। तो मुझे मिला dy by dx इज इक्वल टू 2 by y। मैं इसे नंबर 1 लेता हूं। कर्व 2 क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अगर डिफरेंशिएट कर दूं तो x इज इक्वल टू 4 इंटू dy बाय dx, मतलब dy बाय dx इज इक्वल टू x बाय 2। मल्टीप्लाई करके -1 नहीं हो रहा है, देख के ही पता चल रहा है मुझे। तो अब मैं सॉल्व करूंगा। सॉल्व बोथ कर्व। तो बोथ कर्व को सॉल्व करने का मतलब है, पहला कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, दूसरा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ये y यहाँ पे y का वैल्यू उसमें डाल दो, तो ये एक्स स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। सॉल्व कर रहा हूँ दोनों को मैं। तो इसका मतलब x टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 64x। जब भैया कैंसिल करोगे ना, एक चीज याद रखना, तुम लोग डायरेक्ट कैंसिल कर देते हो, दो केस देगा। जो कैंसिल हुआ वो 0 और ये 64। इस चीज का इंपॉर्टेंस है, हाँ, 0 का। तो x अगर 0 तो y का वैल्यू यहीं से तो आ जाएगा, y स्क्वायर y इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर बाय 4, वाई स्क्वायर में दो वैल्यू आएगा, हाँ, इसलिए ये वाला लोगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 वाला। अगर x 0 तो क्योंकि y का वैल्यू 0, इससे तुम्हारे पास x का वैल्यू 4 आ जाएगा, तो y का वैल्यू भी 4 आ गया। तो यू गॉट 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या क्या? एक मिला तुम्हें 0,0 और एक क्या मिला? 4,4। आया समझ में? अब क्या करोगे? अब यहां से m1 और m2 निकालोगे। तो dy बाय dx 2 बाय y है रे, याद रखना। हाँ, कर्व 1 के लिए, कर्व 1 के लिए तुम्हारे पास dy बाय dx जो है वो 2 बाय y है, इससे मैं m1 निकालूंगा। और कर्व 2 के लिए dy बाय dx जो है वो x बाय 2 है, इसे m2। तो मुझे बोलोगे एट 0,0 m1 का वैल्यू क्या हो रहा है? 2/0। 2 बाय 0। और m2 का वैल्यू क्या हो रहा है? 0। तो इसका मतलब है क्या मिला? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा? एक 1/0 और एक 0। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री। 90 डिग्री। और बी में क्या हो रहा है? 4,4 में m1 का वैल्यू 2 बाय 4, 1/2, m2 का वैल्यू 2। तो tan थीटा का वैल्यू निकाल लेना, मॉड ऑफ। वो तुम्हारा काम है, आगे मैं छोड़ रहा हूँ। किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो पूछो, और नहीं है तो लिखना शुरू करो। बोलोगे नीचे लेके चले जाऊंगा। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सर हाँ बोल। सर
दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर क्यों क्यों मिला? है? ठीक है, तो मैं वो नीचे, चलो मैं बोल रहा था, सोच रहा था बाद में, मगर अगर बोल दिया तो अभी दिखाई देता हूँ। दो कर्व क्या क्या था लिखा, क्या क्या कर्व था? y एक क्या square था? is equals to 4x। 4x। तो एक ये अपवर्ड पैराबोला, और एक क्या था? हाँ सर, समझ में आ गया? हाँ तो सर, ओरिजिन में तो ओरिजिन में तो दिखने में ही लग रहा है कि एंगल 90 डिग्री है। हाँ, और एक पॉइंट क्या मिला बोलो? 4,4। 4, तो दो के लिए अलग अलग निकलेगा। हाँ चलो। आगे चलूं? हाँ सर, डायग्राम ये बनाना है तो बना लो, किसी का डाउट आया ही था तो फिर। ओके सर। हाँ 2 मिनट रुको, पानी पी लो। Problem. So that the curve x equal to y square and xy is equal to k cut at right angle if 8k square equal to 1। सम लिखना है तो लिख लो, 20 सेकेंड्स दे रहा हूं। चलो तो क्या दो काम है। कर्व 1 x इक्वल टू वाई स्क्वायर, मेक इट नंबर 1। ये दिखने, देखो कभी कभी दिखने से लगता है कि सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे, एक्स वाई इज इक्वल टू के कर्व नंबर 2। तो अगर मैं सॉल्व करूं 1 और 2 को, तो मुझे एक्स वाई इज इक्वल टू के मालूम है, और x के बदले क्या डाल सकता हूँ? वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के, एक्स के बदले वाई स्क्वायर डाल रहा हूँ, तो वाई क्यूब का वैल्यू के, मतलब वाई जो है वो के टू दी पावर 1/3। तो y अगर k टू दी पावर 1/3, तो x कहां से मिल जाएगा? 1 से मिल जाएगा, क्योंकि वो y स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर k टू दी पावर 2/3। तो इसका मतलब है तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। क्या मिला? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन k टू दी पावर 2/3 और k टू दी पावर 1/3। अब स्लोप निकालोगे तो फिर से दोबारा मैं कर्व 1 लिख रहा हूं। कर्व 1 मेरा कह रहा है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करता हूं
तो 1 इज इक्वल टू ट्वाइस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। तो इससे मुझे dy बाय dx का वैल्यू मिल गया 1 बाय ट्वाइस y। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्योंकि मुझे मालूम है तो इसलिए मुझे स्लोप m1 मिल गया। dy बाय dx एट k टू द पावर 2 बाय 3 k टू द पावर 1 बाय 3 इज इक्वल टू 1 बाय 2 k टू द पावर 1 बाय 3। केस 2 क्या है? xy इज इक्वल टू k। तो अगर डिफरेंशिएट करूं तो x इंटू dy बाय dx प्लस y इंटू 1 इक्वल टू 0, मतलब dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस y बाय x। इसका मतलब dy बाय dx एट फिर से वही वाला पॉइंट k टू द पावर 2 बाय 3 k टू द पावर 1 बाय 3 माइनस k टू द पावर 1 बाय 3 बाय k टू द पावर, ये सब तो बेकार है, जानते ही हो मेरे ख्याल में क्या कर रहा हूँ। k टू द पावर 1 बाय 3, मुझे m2 भी मिल गया, मुझे m1 भी मिल गया, और कह रहा है कि राइट एंगल, तो क्या कंडीशन होगा? तो M1 M2 कंडीशन equal to राइट minus एंगल 1. का तो तुम भी M1 M2 जानते equal हो। तो m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो ये अगर m1 m2 करूं तो 1 बाय 2 k टू द पावर 1 बाय 3 इंटू -1 टू द पावर 1 बाय 3 -1 माइनस माइनस कैंसिल, मतलब 2 टाइम्स ऑफ k टू द पावर 2 बाय 3 इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं क्यूब कर लूं तो 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो मुझे चाहिए था। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो पूछना। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बोलोगे तो नीचे लेते हुए निकल जाऊंगा। सर क्वेश्चन एक बार दिखा देंगे? हाँ क्या? सर वो क्वेश्चन देखना था एक बार। तो ये रहा। सर तो नीचे ले जाइए। 2 मिनट रुको, 2 मिनट के रुको बस। हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। हाँ ये ले। चलो आगे। तो नीचे बाकी है, लिखो लिखो, बोल देना हो जाएगा तो। Yes, sir. चल आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तुम लोग के स्कूल में हो सकता है डिफरेंशियबिलिटी के साथ ही मैक्सिमम स्कूल में ये करवाया जाता है ये टॉपिक। डिफरेंशियबिलिटी में अगर तुम देखोगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का लास्ट टॉपिक मीन वैल्यू थ्योरम है। तुम्हारे कोर्स में 2 मीन वैल्यू थ्योरम आता है। बोर्ड लेवल में ये टॉपिक रिलेटिवली आसान है, मगर एंट्रेंस लेवल में ये वाला तुम लोगों को इसमें मीन वैल्यू थ्योरम, इसमें रियली इंटरेस्टिंग सम्स मिलेंगे। हाँ
पहला जो थ्योरम है वो उस थ्योरम का नाम है रॉल्स थ्योरम। और उसमें एक चीज ऑब्जर्व किया गया कि अगर अगर फंक्शन है, वो इस टाइप से फंक्शन है कि ए और बी में अगर उसका वैल्यू सेम है, ए और बी में वो सेम वैल्यू लेता है और फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो बड़ा स्मूथ टर्निंग होगा ही, और कभी ना कभी तुम्हें उसमें टर्निंग मिलेगा ही। अगर तुम्हें टर्निंग मिल रहा है तो वो टर्निंग वाले पॉइंट में जब तुम टेंजेंट खींचोगे तो उसका स्लोप क्या होगा? मैं तुमसे क्वेश्चन 0. पूछ रहा हूँ, क्योंकि वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है। तो इसका मतलब अगर मैंने सी में टर्निंग मारा, टर्निंग पॉइंट कहते हैं इसे, तो इस वाले पॉइंट में मैं जानता हूं क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसीलिए एफ डैश सी का वैल्यू तुम्हें मालूम है क्या होगा? 0। अब इसी चीज को लैंग्वेज में ऐसे कहा जाता है कि इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज, 3 कंडीशन है। R1, अगर ये कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी है, ठीक है। हर समय रॉल्स थ्योरम एक इंटरवल में लगता है, जैसे यहाँ पे अब ए बी में लग रहा है, ठीक है। R2 डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, R3 एंड पॉइंट्स में अगर उसके वैल्यू सेम है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। एटलीस्ट 1 क्यों? क्योंकि ग्राफ ऐसा भी हो सकता था, तब तो बहुत पॉइंट हो जाता। जैसे यहीं पे तुम देखो, ऐसा 2 पॉइंट तुम्हें दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करते तब भी होता, क्योंकि ये तब तो हर एक पॉइंट में 0 हो जाता। तो सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो इसलिए तुम्हें ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तुम ये नहीं कह सकते कि सर ऐसा अगर हो जाए तो, ऐसा हो ही नहीं सकता, डिसकंटिन्यूअस हो गया। सर अगर ऐसा हो जाए, हो ही नहीं सकता, डिफरेंशिएबल है तो साफ टर्निंग नहीं है। और सी ओपन इंटरवल में ढूंढ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल है तुम्हारे पास। तो सर कॉन्टिन्यूअस में क्यों ओपन इंटरवल है? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में अगर ओपन इंटरवल नहीं होता ना, तो सच दैट, पहले ये लिख लो, देन देयर एक्सिस्ट एटलीस्ट 1 C बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो ज्योमेट्रिकली तुम क्या बोल रहे हो? इसका मतलब ज्योमेट्रिकली देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट वेयर टेंजेंट इज, क्या बोलोगे? Parallel to x-axis. इक्वल टू एक्स एक्सिस ज्योमेट्रिकली। और एल्जेब्रिकली क्या हो रहा है? एल्जेब्रिकली ये हो रहा है कि रूट ऑफ, ये तो रूट है ना किसी का, किसका? एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या? रूट ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एग्जिस्ट इनसाइड ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। ये सब लिखने से पहले मुझे हर समय ऐसा फील होता है कि एक सम अगर दिखा दूं तो तुम सबको क्लियर हो जाएगा। बोर्ड लेवल में वेरीफाई करने के लिए सम्स आते हैं कि वेरीफाई रॉल्स थ्योरम, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम तुम्हें करने के लिए बोला जाएगा। पहला सम है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स का वैल्यू -3 से लेके 2 तक। मैं कुछ पूछूंगा, माइक्रोफोन खुला रख सकते हो। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या पॉलिनोमियल फंक्शन हर समय कॉन्टिन्यूअस होता है? हाँ या ना? Yes, sir. हाँ sir. तो सबसे पहले तुम कंडीशंस लगाओगे, तो कंडीशन प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। तुमने देखा एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल, बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल, तो दिस मींस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन -3 से लेके 2, R2। बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल हर समय डिफरेंशिएबल होता है, तो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -3 से 2, R3। अब क्या चेक करो? R3 क्या था? एंड पॉइंट में इसका वैल्यू चेक करोगे, तो चेक करो एफ ऑफ -3 क्या हो रहा है? 3 3 जा 9, -3 -6 0, और एफ ऑफ 2 2 2 जा 4 +2 0. -6 0। मतलब
एफ ऑफ -3 का वैल्यू किसके इक्वल हो रहा है? एफ ऑफ 2। तो नाउ अब मुझे ये देखना है कि एफ डैश एक्स का जो रूट है वो क्या ओपन इंटरवल में लाई करता है। तो एफ डैश एक्स क्या आया? ट्वाइस एक्स Twice x plus 1. प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स का वैल्यू -12। तो क्या -12 जो है क्या वो -3 से 2 के बीच में लाई करता है? हाँ। Sir. तो देयरफॉर अगर मैं सी का वैल्यू -12 ले लूं तो वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है? तो इसका मतलब यही तो रॉस थ्योरम कहता था। तो क्या बोलोगे? रॉस थ्योरम वेरीफाइड। खेला खत्म। बोर्ड में यही आता है कि रॉस थ्योरम को वेरीफाई करो। अच्छा, अब तुम यहाँ पे तुम्हारे पास हो सकता है कि सर यहाँ पे क्यों क्लोज इंटरवल नहीं दिया। एक एग्जांपल दे रहा हूं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब ये वाला क्या ओपन इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जो मैंने ऊपर बनाया? हाँ या ना? पहले ये बोलो ग्राफ देख के। क्लोज नहीं, ओपन इंटरवल ए बी में। ओपन sir. इंटरवल ए बी Yes, में sir. मेरा हाथ तो नहीं उठा ना। ओपन इंटरवल ए बी में मेरा हाथ कहाँ उठा? मगर क्या इसमें तुम्हें एक भी पॉइंट दिख रहा है जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा? नो सर। No, sir. ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने क्लोज इंटरवल नहीं दिया था। मगर भाई क्लोज अगर होता है तो इससे नीचे आना पड़ेगा। मगर जैसे ये नीचे आ गया अब तुम्हें वो पॉइंट दिख रहा है। हाँ सर यहाँ ड्रॉ कर दीजिए। इसीलिए ये क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेक योर टाइम। लंबा समय 2 मिनट में तो हो सकता है नहीं हो, और टाइम दूंगा, लिखो आराम से। ये लिखने से बोल देना आगे नीचे नीचे लिख नीचे देंगे. चलूं? Sir. ये लिखो।
आगे चलूं? यस सर। चलो, प्रॉब्लम वेरीफाई करना है। हाँ, cos ट्वाइस एक्स को x का वैल्यू -π/4 से π/4 तक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos ट्वाइस एक्स क्या कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा? क्या बोलते हो? सर क्या बोलते हो? कुछ बोल नहीं यस रहे सर हो? कंटिन्यूअस होगा। होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ही नहीं ना कुछ। डिफरेंशिएबल भी हर समय ही होगा। और f ऑफ π/4 क्या हो रहा है देखो तो, सर cos 0 π/2 जीरो हो जा रहा है और f ऑफ -π/4 भी जीरो हो जा रहा है। तो एंड पॉइंट में वैल्यू सेम है। तो अब बस क्या देखना है, क्या इसका जो रूट है f डैश x का वो -π/4 से तो ये हो जाएगा -2 sin ट्वाइस x जीरो। तो sin ट्वाइस x तो बहुत टाइम में जीरो होता है, मगर सबसे सुंदर वैल्यू तो जीरो है ना। तो सी अगर मैं जीरो लेता हूं, क्या जीरो -π/4 से π/4 में बिलोंग करेगा? यस सर। यस। और अगर ये यस तो क्या बोलोगे? वेरीफाई। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलूं? यस हाँ सर। सर। Yes, sir. चलो, अब अगर मैं तुमसे कभी ऐसा पूछूं तो वेरीफाई रॉल्स थ्योरम f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x, x का वैल्यू -2 to 2 है, क्या कॉन्टिन्यूअस है ये मॉड x? क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, हाँ या ना? हाँ सर। क्या -2 से 2 तक ये हर समय डिफरेंशिएबल है? नहीं। नो सर। तो बस R2 नहीं लगेगा, बिकॉज आई नो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट कहां पे, साफ Zero. रनिंग। तो नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो हो गया, और जीरो तो भैया -2 से 2 के बीच में हो गया। तो क्या इसमें रॉल्स थ्योरम लगेगा? वेरीफाई क्या करोगे? तो इसमें डायरेक्टली क्या बोलोगे? रॉल्स थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड। तो आए नहीं। वैसे ही अगर अब मैं तुमसे हर समय ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं है, 2 + x - 3 x - 1 2/3 x का वैल्यू 0 से 2 तक है, कॉन्टिन्यूअस तो है। f डैश x क्या आया? 2/3 -1/3 होने के कारण ये नीचे आ जाएगा। तो ये कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है? 1 और वो 1 क्या 2 से 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है? हाँ। यस तो अगर R2 कैन नॉट बी वेरीफाइड, माना R2 अगर तो हेंस क्या, सॉरी R2 नहीं, क्या रॉल्स थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड। तो अब किसी को ये लिखना है तो लिख लो, आ रहा हूं, इसे लिख लो एक बार।
सुनने में आ रहा है? हाँ सर। आगे चलूं? यस सर। If Ross theorem holds for f of x is equal to x cube plus ax square plus bx in 1 से लेके 2 at the point x equal to 4/3 find a and b। ये सब मैं आज टीबीएस में दूंगा, बस क्या करूंगा ये बोल दो, क्योंकि मुझे मालूम है तुम लोग बोल सकते हो क्या करूंगा। समझ में आया? इसका मतलब क्या होता है? ये इंटरवल का मतलब क्या हुआ? इस इंटरवल में कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो। हाँ, तो उससे तो कुछ ए और बी नहीं निकलेगा। ए और बी निकालने के लिए और क्या कंडीशन था? जब भी इंटरवल दिया होगा तो एंड पॉइंट होता है ये हर समय। तो R3 क्या कंडीशन था? R3 का कंडीशन क्या था? ए इक्वल टू एफ बी। एफ बी। तो यहाँ पे वो 1 2 में कह रहा है, तो इसलिए क्या होना पड़ेगा? एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या? सेम हो। अब ये समझ में आया? जब भी इंटरवल दिया रहेगा यहां से ये इंटरफेरेंस निकालोगे, और एट द पॉइंट पूछ रहा है तो ये कौन सा पॉइंट होगा? जहाँ पे डिफरेंशियल 0 होगा। ये सी होता है, मतलब एफ डैश 4/3 0 है। अब वो तुम लोग निकाल के ए और बी निकाल लेना, पुट अप कर देना। लिखना है तो लिख लो, छोटा सा टाइम दे रहा हूं। उसके बाद और एक सम है और एक थ्योरम है LMVT, वो करवाऊंगा। छोटा सा थ्योरम है। आगे चलूं? हाँ सर। चलो, Lagrange's mean value theorem, LMVT। This is known as LMVT। ये देखो क्या कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास एक कर्व कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा और तुम्हें उसका एंड पॉइंट पता है, सपोज ए तुम्हें पता है कि a कॉमा एफ ऑफ ए है और b तुम्हें पता है b कॉमा एफ ऑफ बी है, तो क्या तुम ए बी का स्लोप निकाल सकते हो? श्योर निकाल सकते हो। कॉट का स्लोप आराम से निकाल सकते हो, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। हर समय एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे तुम अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो इस कॉट के पैरेलल होगा। इसका मतलब है कि जिस पॉइंट में तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया, सपोज ये सी है, ये ए है, ये बी है, तो एफ डैश सी जो है वो किसके इक्वल होगा? अगर ये कॉट के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ क्या? अब इसी को लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी such that L1 f of x is continuous on closed interval AB, L2 f of x is differentiable on open interval AB। बस दो ही कंडीशन है। Then there exists a C belongs to A to B such that एफ डैश सी इज इक्वल टू होना पड़ेगा स्लोप के इक्वल एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। तो जियोमेट्रिकली क्या कह रहा है ये? जियोमेट्रिकली ये कह रहा है कि वी कैन फाइंड अ पॉइंट इनसाइड ए बी वेयर टेंजेंट इज
पैरेलल टू कॉर्ड AB। ध्यान से देखो रॉल्स इसी का एक कंडीशन था। रॉल्स में एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या था? f of a equal to f of b, तो वो अगर मैं इसमें डाल दूं तो f of f dash c equal to तो 0. एफ डैश सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो रॉल्स एलएमवीटी का एक स्पेशल केस की तरह आता है। तो पहले लिख लो इसको, फिर उसके बाद एक सम करवा देता हूं इसका। हो गया। चलो 2 मिनट रुको। लास्ट सम, वेरीफाई LMVT फॉर f of x का वैल्यू ये है ऑन इंटरवल है 2 से लेके 5 तक, पॉलिनोमियल है इसलिए कॉन्टिन्यूअस क्या बोलते हो? Yes. होगा। डिफरेंशिएबल पॉलिनोमियल है, होगा। तो अब एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होना पड़ेगा? एफ डैश सी होना पड़ेगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए। इसका डिफरेंशिएशन क्या है? 6x minus 5. तो ये 3c माइनस 5 हो जाएगा। एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 6c minus 5. इज इक्वल टू 6। इसलिए एफ डैश एक्स निकाल ही ले एक बार। 3 ये 6x माइनस 5 हो जाएगा। तो अगर सब वैल्यू डालोगे तो c का वैल्यू तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास आ जाता है 16। 6c इज इक्वल टू 21, तो c इज इक्वल टू 7/2। 7/2 क्या 2 से 5 के बीच में लाई करता है? Yes, sir. तो खेला खत्म। यस, तो c बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? तो इसका मतलब LMVT वेरीफाइड। वेरीफाइड लिखना है तो लिख लो। तो आज का क्लास यहीं पे छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कराऊंगा जिसका नाम है मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा TBS आज दूंगा, आज रात तक भेज दूंगा। प्लीज कोशिश करना TBS को सबमिट करने का। साथ में अगर KVPAS ये सब का तैयारी करना चाहते हो तो GMP को नेग्लेक्ट मत करो, GMP को बनाना। मैं फिर से कह रहा हूँ GMP को नेग्लेक्ट मत करो, GMP को बनाना। और मैं एक्स्ट्रा तो दूंगा ही फिर।
लिख लिया? डाउट है किसी का? कुछ डाउट है किसी का? नहीं? ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।